तो अब हम कॉस्ट्स की बात कर रहे थे कि क्यों इंडेक्स फंड में लो कॉस्ट होती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे HDFC इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मतलब कॉस्ट, क्या आपको ईयरली, ये आपको एक्सपेंस रेशियो ईयरली देनी पड़ती है। जो अभी आपका फंड है, मान लो मेरा टोटल पोर्टफोलियो जो निफ्टी में है वो 1 करोड़ का है, तो मेरे को 1 करोड़ का 0.1% देना पड़ेगा। आपका मान लो 10 करोड़ का है, तो आपको 10 करोड़ का 0.1 देना पड़ेगा। किसी का 10,000 का है तो उसको 10,000 का 0.1% देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो 0.1 है। ये क्या है, इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इंडेक्स फंड है। अब म्यूचुअल फंड, इसमें कहीं इंडेक्स नहीं लिखा, तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में कितना है 1.27, इसमें कितना था 0.1%। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है, ये जो डिफरेंस है इतना बड़ा क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाला होता है, जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, वो कहता है मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, अपने दिमाग से सिलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स को, बहुत रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कौन सा अच्छा करने वाला है, उस हिसाब से मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, टाइम लगाता हूँ, तो इसलिए मैं हायर फीस लेता हूँ। इंडेक्स फंड वाला क्या बोलता है, इंडेक्स फंड वाला बोलता है भाई मेरे पास तो कोई दिमाग मैं कुछ नहीं लगाता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ कि कौन सा अच्छा कौन सा बेकार, मैं सिर्फ निफ्टी 50 देखता रहता हूँ। जो स्टॉक्स अच्छा करते रहते हैं, जो स्टॉक्स अच्छा करते रहते हैं, उनकी निफ्टी 50 में जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। जो स्टॉक्स अच्छा करेंगे उनकी निफ्टी 50 में परसेंटेज बढ़ेगी, तो मैं भी अपने इंडेक्स फंड में उनकी परसेंटेज बिल्कुल एग्जैक्टली बढ़ा दूंगा। जो फंड्स निफ्टी 50 में बेकार परफॉर्म करेंगे, मतलब जिनका शेयर प्राइस गिरेगा, तो उनका परसेंटेज में, उनकी परसेंटेज निफ्टी 50 में कम उतरेगी, तो मैं अपने फंड में भी निफ्टी 50 की परसेंटेज को क्या करता रहूंगा, कम करता रहूंगा। मतलब आसान भाषा में, जो स्टॉक्स अच्छा करते रहते हैं निफ्टी 50 में उनकी परसेंटेज बढ़ती रहती है, जो स्टॉक्स बेकार करते रहते हैं निफ्टी 50 में उनकी परसेंटेज रिड्यूस होती रहती है। मान लो कोई बहुत बेकार कर रहा है, तो धीरे धीरे करके वो निफ्टी 50 से बाहर निकल जाएगा और वो नेक्स्ट 50 में चला जाएगा। कोई अच्छा कर रहा है तो वो नेक्स्ट 50 से निकल के निफ्टी 50 में आ जाएगा। तो मतलब जो अच्छा करेगा वो निफ्टी 50 में उसकी परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे, जो बेकार करेगा निफ्टी 50 में उसकी परसेंटेज करते रहेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो कर करके बेकार कर करके निफ्टी 50 से बाहर ही हो जाएगा, तो हम भी उसको निफ्टी 50 से निकाल देंगे। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी 50 ऊपर है, सबसे ऊपर, उससे नीचे के निफ्टी नेक्स्ट 50, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो सबसे टॉप वाला होगा वो हम निफ्टी 50 के अंदर डाल देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी गेम है, निफ्टी 50 में जो अच्छा करेगा वही हमारे फंड में हो रहा होगा। मतलब जो स्टॉक अच्छा करेगा उसमें परसेंटेज बढ़ा रहे होंगे, जो स्टॉक बेकार करेगा उसमें परसेंटेज कम कर रहे होंगे, अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहे। जब अपना दिमाग नहीं लगा रहे, इसलिए जो कॉस्ट है वो लो है। अब मैंने लिखा है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं HDFC इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर हूं, मेरा काम क्या है, पैसों को एलोकेट करना। मान लो रिलायंस अच्छा कर रहा है, तो रिलायंस को मैंने 11% दे दिया। तो अब क्या हुआ, मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक किए थे, तो रिलायंस का यहाँ पे 11.84 है। मान लो रिलायंस ने आगे बहुत बहुत अच्छा किया और ये रिलायंस 11.84 से 12.01% हो गया। कितना हो गया, 12.01%। लेकिन मैंने गलती से इसको 12.5% कर दिया, तो इससे क्या होगा, ट्रैकिंग एरर होता है। ये क्या होता है, ट्रैकिंग एरर। ये सारे म्यूचुअल फंड में, सारे इंडेक्स फंड में, सॉरी म्यूचुअल फंड्स में नहीं, इंडेक्स फंड्स में, सारे इंडेक्स फंड्स में थोड़ा बहुत होता है। कभी कभी क्या होता है, इससे रिटर्न हमारा बढ़ जाता है, कभी कभी इससे रिटर्न क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी बढ़ भी जाएगा, कभी कभी कम भी हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए, 100% बचना बहुत मुश्किल होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करें, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम देखेंगे उस वाले इंडेक्स फंड में जाएंगे जिसकी एक्सपेंस रेशियो क्या होगी, मिनिमम। जैसे हमने देखा 0.1 HDFC की, सबसे कम इसी की है आई गेस, जब तक मैंने लास्ट देखा तब तक इसी की थी। अब आप चेक कर सकते हो, UTI का भी आता है, ICICI का भी आता है, कोटक का भी शायद आता होगा, बहुत सारी कंपनीज का आता है, आप चेक कर सकते हो। मिनिमम एक्सपेंस रेशियो पे जाएंगे और हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा उनके अंदर है, मतलब कितना पैसा वो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो मैनेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, तो फंड साइज लिखा कितना, 1492.06 करोड़, ये फंड साइज है, मतलब ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अलग अलग इंडेक्स फंड्स का आप चेक करो, जहां मैंने देखा था उसका काफी अच्छा लगा मेरे को, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं लगी। आप जाके चेक करो किसका हाईएस्ट फंड साइज है, किसका मिनिमम एक्सपेंस रेशियो है, और उस वाले इंडेक्स फंड में आप पैसे डाल सकते हो। फिर इसका मतलब क्या, हमें जाना किसमें है, लिखा है गो फॉर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। डायरेक्ट प्लान तो हमें समझ आ गया, डायरेक्ट और रेगुलर समझ आ गया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली AMC से जाके खरीद रहे हैं, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड मतलब ऐप से खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड ऐप से नहीं, डायरेक्टली कंपनी के AMC के मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऐप से खरीद रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से खरीद रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाके खरीद रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब ये हो गया, रेगुलर का मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर का वो कमीशन लेगा। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूटर से जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, हमने समझा अच्छे से कि हमेशा डायरेक्ट प्लान में जाएंगे। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डिविडेंड वाला। इंडेक्स फंड में जनरली ग्रोथ ही आता है, लेकिन हम ग्रोथ डिविडेंड दोनों की बात कर रहे हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, डिविडेंड मतलब कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं। तो क्या होता है, अगर आप डिविडेंड वाले ऑप्शन में जाते हो, ग्रोथ में ना जाके, एक ग्रोथ है एक डिविडेंड है, अगर आप ग्रोथ में नहीं जा रहे, आप डिविडेंड में जा रहे हो, तो जो इन 50 कंपनियों ने कुछ कुछ डिविडेंड दिया होगा, तो आप उस परसेंटेज वाइज आपका जो डिविडेंड बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम किसमें जाएंगे, ग्रोथ में। क्यों, क्योंकि हम वो डिविडेंड बाहर निकालना नहीं चाहते। हमें प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पैसा हमारा मार्केट से बाहर हो गया,
पैसा जो मार्केट में पड़ा हुआ था वो 15% 17% से कंपाउंड हो रहा था, बाहर आ गया तो आप खर्च कर दोगे, कुछ खरीद वरीद लोगे, तो हम चाहते नहीं वो बाहर आए। हम चाहते हैं कि जो डिविडेंड में है पैसा वो डिविडेंड वाला जो है वापस इन्वेस्ट हो जाए। ग्रोथ में क्या होगा, जो डिविडेंड आपको मिलना था वो मिलेगा नहीं, वो वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हम ग्रोथ में जाएंगे। किसमें जाएंगे, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो मान लो अगर आप एचडीएफसी का इंडेक्स फंड चूज करते हो तो क्या जाओगे, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट में जाएंगे, रेगुलर में कभी नहीं जाएंगे, और ग्रोथ में जाएंगे। डिविडेंड हमको नहीं चाहिए, जो डिविडेंड वाला प्लान होगा उसमें डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। किसमें जाएंगे, ग्रोथ में। ग्रोथ में क्या होगा, जो डिविडेंड होगा वो वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये बेस्ट ऑप्शन है। तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये इंडेक्स फंड खरीदने की क्या जरूरत है, जो टॉप 50 कंपनीज हम खुद ही खरीद लेते हैं, अपने आप ऊपर नीचे करते रहेंगे, या इंडेक्स फंड खरीदने की क्या जरूरत है, हम अपने आप कंपनीज खरीद लेते हैं। जो मतलब तू कह रहा है, मुझे लोग कहते हैं कि तू कह रहा है कि टॉप 50 कंपनीज अच्छी कंपनीज है, तो वो टॉप 50 कंपनीज खरीद लेते हैं हम, हमें जरूरत नहीं है इंडेक्स फंड खरीदने की, क्यों इतने पैसे भी खर्च करें, सीधा 50 कंपनीज में जो अच्छे अच्छे हैं वो खरीद लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर उन्होंने किया होता। तो मैं दिखा रहा हूं 1978 के अंदर सेंसेक्स जो था स्टार्ट हुआ था। अभी सेंसेक्स बता रहा हूं कि निफ्टी कंपैरेटिवली लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं सेंसेक्स का दिखा रहा हूं आपको कि जो 1978 में था सेंसेक्स और आज जो है उसमें कितना फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है। तो मैं निफ्टी के हिसाब से बताऊंगा वैसे। तो मतलब एशियन केबल्स एक ऐसा स्टॉक था जो अब है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके अंदर। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज ये भी नहीं करता, बॉम्बे बुरमा ये भी नहीं करता, सियाट भी नहीं करता, सेंचुरी भी नहीं करता, क्रॉम्पटन भी नहीं करता। इनमें से कोई भी इनमें से जो स्टॉक है जो वहां पे था, जैसे हिंडाल्को है, ये सेंसेक्स का स्टॉक है 2014 में। अब मेरे को पता नहीं है या नहीं है। ये हिंदुस्तान मोटर्स ये भी नहीं है कहीं पे भी। फिर इंडियन होटल्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईटीसी तब भी था, अभी भी है। तो आप देखो कि जो उस टाइम पे स्टॉक्स थे और आज उनमें से बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जो अब टाटा मोटर जैसे निफ्टी 50 के अंदर अब नहीं है, पहले था। टाटा पावर और टाटा स्टील अभी है, टाटा पावर नहीं है। तो मतलब ये सारी कंपनीज थी। अगर आपने इन कंपनीज में से कोई कंपनी सिलेक्ट कर ली होती और आज तक अगर आप होल्ड कर रहे होते तो आपका पैसा नियरली 90% 70% तक लॉस हो चुका होता। ये अगर आप होल्ड कर रहे हो तो बहुत सारा आपका पैसा लॉस हो चुका होता। आपको पता ही नहीं था कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कौन सी कंपनी रहेंगी, कौन सी कंपनी रहेगी। तो इसलिए हमने क्या बोला था, हमने कहा था इसमें अभी इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें पता ही नहीं कौन सा बिजनेस अच्छा, कौन सा बिजनेस बेकार। तो हमने देखा कि 1978 में जो सेंसेक्स था और जो आज है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आ गया। 1978 के सेंसेक्स में आज के निफ्टी 50 में मेजर डिफरेंस है। सेंसेक्स से कंपेयर करोगे तो भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो हमने बोला कि ऐसे कंपनी चूज करेंगे, हम फंड चूज कर लेंगे। तो फंड में क्या होगा, हमने मान लो निफ्टी 50 में डाल दिया। तो अब मान लो जो बेकार कंपनी थी वो ऑलरेडी निकलती गई, जो अच्छी कंपनी थी ऑलरेडी वो अंदर घुसती रही निफ्टी 50 के। मतलब जो बेकार कंपनी थी वो निफ्टी 50 से निकलती रही, जो अच्छी कंपनी थी वो निफ्टी 50 के अंदर जाती रही। तो हमारा पैसा तो निफ्टी 50 में लगा था। तो जब कंपनी बेकार करती गई तो हमारा पैसा उसमें से धीरे धीरे करके निकलता गया और बिल्कुल जीरो हो गया। जब कंपनी बिल्कुल बाहर निकल गई निफ्टी 50 से तो हमारा पैसा जो उसके अंदर था वो जीरो हो गया, और जो पैसा उसमें से निकाला हमने, सेल किया, वो किसी और कंपनी में आ गया जो निफ्टी 50 में आई है। मतलब इजी करने के लिए बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो पैसा है वो सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में ही रहेगा। ये टॉप 50 कंपनीज ऊपर नीचे चेंज होती रहेंगी बिल्कुल। मान लो आज से 40 साल बाद बिल्कुल चेंज होगी कंपनीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा हमारा उन 50 कंपनीज में था वो निकल के जो नई 50 कंपनीज हैं उनके तरफ अपने आप हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं। फंड मैनेजर को जो हम 0.1% फीस दे रहे हैं, बहुत कम फीस दे रहे हैं, 0.1% जो हम फीस दे रहे हैं फंड मैनेजर को, उसका काम है ही है कि जो कंपनी बेकार जाती रहेगी उससे पैसा हमारा निकालते रहेगा धीरे धीरे करके, जो कंपनी अच्छा करती रहेंगी उसमें पैसा डालता रहेगा। तो इसे कहते हैं इंडेक्स फंड्स। तो ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। आपको मैंने दिखाया टॉप 50 कंपनियां, इसके अंदर 50 मतलब बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं, जैसे मैं उनको सिखाता हूँ कि यार सारा पैसा निफ्टी 50 में डाल दो, तुम्हें बिजनेस सिलेक्ट करना नहीं आता, तुम्हें बिजनेस नहीं देखना आता, तुम स्टॉक मत देखो, तुम सीधा निफ्टी 50 में पैसे डाल दो। तो वो ऐसा लोग करते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार हमने तो सारा पैसा निफ्टी 50 में डाल दिया, थोड़ा डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते। तो डाइवर्सिफिकेशन ही कर रहे हो भाई। अगर तुम निफ्टी 50 में पैसे डाल रहे हो तो तुम्हारा पैसा जो है 50 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड है। तो डाइवर्सिफिकेशन की और कोई नीड नहीं है, दिस इज वेरी डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वली वेटेड इंडेक्स, इक्वली वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वली वेटेड नहीं था। इक्वली वेटेड मतलब अगर हम देख रहे हैं कि रिलायंस 11.84 है, एचडीएफसी बैंक 10.31 है, हाउसिंग डेवलपमेंट 7.17 है, तो इक्वली वेटेड नहीं है। कैसे है वेटेड, इसका वेटेड क्या है, किस किस बेसिस पे, कि जो कंपनी अच्छा करती है उसमें वेटेज बढ़ा देते हैं, जो कंपनी बेकार करती है उसमें वेटेज कम कर देते हैं, ये हमें पता है। इक्वली वेटेज में क्या होगा कि सबको एक सिमिलर वेटेज दी होगी। मान लो 2% दे रखा है, सारी 50 की 50 कंपनियों को 2% वेटेज दे रखा है, सारी 50 कंपनियों को 2% वेटेज दे रखा है। तो ये कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब मान लो कोई कंपनी अच्छा करेगी या कोई कंपनी बेकार करेगी, फिर भी उसमें 2% ही जा रहा है। तो इक्वल वेटेड भी आते हैं फंड्स, उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने फिर से रिपीट किया, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। एचडीएफसी नहीं जाके आप किसी में भी जा सकते हो, आईसीआईसीआई में जा सकते हो, कोटक में जा सकते हो, लेकिन लिखा क्या होना चाहिए, इंडेक्स फंड
निफ्टी 50 प्लान, डायरेक्ट और ग्रोथ। और अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, मैंने पहले भी बोला था डिसीजन बिल्कुल एंड में ही लेंगे। अच्छा, तो अभी हमने ये सारी बातें करी, तो अब मैं बात कर रहा था कि जॉन बॉगल कौन है। जॉन बॉगल इज द फादर ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। वो कौन है? वो एक्चुअली में ऐसा बंदा था जिसने हम लोगों के लिए काम किया, हम इन्वेस्टर्स के लिए जिसने काम किया। उसने इंडेक्स फंड का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया यूएस में। बहुत लोगों ने उसको मना किया, नहीं चलेंगे, बेकार है ये वो, लेकिन वो फिर भी लेके आया, और इससे हम जैसे इन्वेस्टर्स का बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा का एक मेन रीजन बहुत फायदे का ये है कि हमें फायदा किस चीज से हो रहा है कि हमें फीस जो है, हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई, हमें बहुत कम कॉस्ट पे जो है इंडेक्स फंड वगैरह मिल जाता है। तो ये बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। फिर वॉरेन बफेट क्या कहता है? वॉरेन बफेट तो है वो बिल्कुल कंप्लीटली, ही इज कंप्लीटली विद इंडेक्स फंड। वो ये कहता है कि मैं तो चाहता ही हूं कि जब मैं मर जाऊं तो 90% ऑफ माई वेल्थ, कुछ उसने डोनेट करना है, कुछ बच्चों को देना है, पर वो कहता है 90% ऑफ माई वेल्थ शुड बी इन्वेस्टेड इन इंडेक्स फंड आफ्टर आई गो। मतलब कह रहे हैं मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दो, अपने आप ऊपर नीचे होता रहेगा, अपने आप जो है फंड मैनेजर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहेगा, जैसे जैसे कंपनीज अच्छा करेंगी, कंपनीज बेकार करेंगी, मैं नहीं चाहता मेरे पैसे में कोई दिमाग लगाए। तो वो कहता है वॉरेन बफेट वांट्स 90% ऑफ हिज वेल्थ इन्वेस्टेड इन इंडेक्स फंड्स आफ्टर ही इज गॉन। ये उसने 2020 के बर्कशायर हाथवे मीटिंग में बोला कि मैंने अभी भी चेंज नहीं किया, बहुत टाइम से कह रहा है वो, अभी भी यही कह रहा है कि मैं इसे इंडेक्स फंड में ही डालूंगा। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। इसमें कभी कभी ब्लू चिप आ जाएगा, स्मॉल कैप आ जाएगा, मतलब उसमें भी होता है। इंडेक्स फंड में भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड बन जाएगा, मिड कैप इंडेक्स फंड बन जाएगा, इसमें भी वही सब सेम बन जाएगा। सेक्टोरल बन जाएगा, उसमें सेक्टोरल इंडेक्स फंड था, इसमें सेक्टोरल म्यूचुअल फंड था। ये भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स, उसमें वो भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स। लेकिन फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा, वो नहीं बोलेगा निफ्टी 50 में क्या है क्या नहीं, वो अपना दिमाग लगाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं ये वाला स्टॉक अच्छा करेगा, नहीं नहीं ये वाला स्टॉक खराब करेगा, ये वाला स्टॉक अच्छा कर सकता है, इसमें ज्यादा पैसे डाल दो, ये वाला स्टॉक बेकार कर सकता है, उसमें कम पैसे डाल दो। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपना दिमाग लगाता है, वो निफ्टी 50 को कॉपी नहीं करता, वो अपना दिमाग लगाता है। और वो कहता है कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं हायर फीस भी लूंगा, लेकिन मैं निफ्टी को बीट कर दूंगा। मतलब मेरा जो परसेंटेज रिटर्न है वो निफ्टी से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन मैं अपना दिमाग पे लगाऊंगा और मैं फीस भी ज्यादा लूंगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट होती है। फिर इसमें क्या होता है? ये भी डाइवर्सिफाइड है, बिल्कुल सेम। ये भी आपको, अगर आप ये खरीदते हो, वैसे तो नहीं खरीदना चाहिए, हम इंडेक्स फंड को ही सपोर्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड में कि क्यों हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खरीदते हो तो इसमें भी हमेशा डायरेक्ट ही खरीदना है, डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही खरीदना है, डायरेक्ट प्लान खरीदना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट और रेगुलर का फर्क बताऊंगा। तो अब होता क्या है, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमेशा यही चाहेगी कि आप जो है एक म्यूचुअल फंड खरीदो। मान लो अगर आप एचडीएफसी वालों के पास जाते हो, मतलब मैं ऐसे कोई नाम नहीं लेना चाहता, पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड वाली, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हो और वहां उनसे बात करते हो, उनको बोलते हो कि मेरे को एडवाइजरी चाहिए, आप मेरे को बताओ कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी आपको कभी इंडेक्स फंड लेने को नहीं बोलेगी। ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वैसे तो हमने समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूटर से इंडेक्स फंड खरीदना, डिस्ट्रीब्यूटर से म्यूचुअल फंड खरीदना, पापा ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन वो भी कभी सजेस्ट नहीं करेगा आपको इंडेक्स फंड। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, जैसे मान लो अगर आप एचडीएफसी का इंडेक्स फंड खरीदते हो तो एक्सपेंस रेशियो 0.1%। मतलब एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ 0.1% कमा रही है अगर आप एचडीएफसी का इंडेक्स फंड खरीद रहे हो, और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1.27% कमा रही है अगर आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदते हो। तो वो कभी चाहेगी नहीं कि आप इंडेक्स फंड खरीदो, वो आपको कभी बोलेगी नहीं। कभी आपने एड नहीं देखी होगी, कोई एड में आपको बोलेगा ही नहीं कि नहीं निफ्टी 50 खरीद के भूल जाओ, म्यूचुअल फंड वगैरह मत खरीदो, कोई आपको नहीं बोलेगा। हमेशा आपको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड खरीदो, म्यूचुअल फंड सही है। वो लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें इनको एक्सपेंस रेशियो क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कभी नहीं चाहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन कब मिलेगा? जब वो आपको म्यूचुअल फंड खरीदने का बोलेगा। इंडेक्स फंड में उसको भी कोई कमीशन नहीं मिलने वाला, इसलिए कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कराता। लेकिन हमें समझा कि डिस्ट्रीब्यूटर में तो हमने जाना ही नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं, हम हमेशा डायरेक्ट प्लान ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में क्या फर्क है, इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड नेक्स्ट स्लाइड में, और वो क्यों बहुत जरूरी है हमें समझना कि इंडेक्स फंड क्यों हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें आई गेस हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। हाँ, अब एक बार बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या फर्क आता है, मतलब कितना बड़ा फर्क आ जाता है।